नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, या हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी में कितने भाषा परिवार होते हैं? तो हिंदी में 4 भाषा परिवार होते हैं। चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ओस्टिक परिवार, भारोपीय परिवार, चीनी तिब्बत परिवार और द्रविड़ परिवार। ठीक है, तो कितने भाषा परिवार होते हैं? 4 भाषा परिवार होते हैं। इसमें पूछा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और भारोपीय परिवार में 25% भाषाएं आती है, जबकि ओस्टिक परिवार में 1.3% आती है। उसके बाद चीनी तिब्बत में 0.7% आती है और द्रविड़ परिवार में 25% आती है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के आधार पर हमारे भाषा परिवार है, आपको याद रखना है। भारोपीय परिवार में भारत और यूरोप की सभी भाषाओं को शामिल किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम है भारोपीय परिवार। जो ओस्टिक परिवार है ये हमारा पूर्वी भारत का है, जिसमें हो, संथाली, ठीक है, जैसी भाषाएं आती है। चीनी तिब्बत जो हमारा बिल्कुल पूर्वोत्तर का भाषा परिवार है, जिसमें नागा, मिजो, मणिपुरी ये सब भाषाएं आती है। जबकि द्रविड़ परिवार हमारा दक्षिण भारत का परिवार है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो याद रखना। इसमें पूछा गया था हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयोगवाह है। आयोगवाह क्या होते हैं? पहले तो याद रखना कि आयोगवाह जो होते हैं कौन सी भाषा के होते हैं? ये हमारे संस्कृत भाषा के होते हैं। ठीक है, आयोगवाह होते क्या है? जो लिखने में तो स्वर होते हैं, लेकिन बोलने में व्यंजन होते हैं। ऐसे शब्द जो लिखने में तो स्वर हो और बोलने में व्यंजन हो, क्या कहलाते हैं? आयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, आयोगवाह की परिभाषा है, पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। उसके बाद इस तरह से भी आता है, जो ध्वनि ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है, आपको याद रखना आयोगवाह की परिभाषा। उसके बाद नेक्स्ट, आयोगवाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो दे रखा था। इसमें क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आयोगवाह है, तो विसर्ग हमारा आयोगवाह होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अर्थात अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं, तो वर्ग के तृतीय, वर्ग के पंचम, वर्ग के चतुर्थ, वर्ग के प्रथम होते हैं। तो वर्ग के जो हमारे स्पर्श व्यंजन के पंचम अक्षर होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आपका अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग से क्वेश्चन है। ठीक है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? आप बेइंसाफी में ये तो बता दो कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, बिल्कुल सभी को पता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो बे उपसर्ग है ये हमारा कौन सी भाषा का है। तो याद रखना, बे जो उपसर्ग है हमारा, ये आपका उर्दू भाषा का है। किस भाषा का है? उर्दू भाषा के। उर्दू भाषा में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं, जबकि संस्कृत में 22 होते हैं, और हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, याद रखना, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, अर्थात अभ्युदय शब्द की संधि पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिधन उदय, अभिधन उदय
ठीक है, अर्थात कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। परिणित, परिणित, परिणिति, परिणिति, कौन सा शुद्ध होगा इसमें? चारों एक ही है, बस आपको शुद्ध बताना है कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा परिणिति शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद बताना नेक्स्ट आपको योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हो उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, इसकी बात हो रही है हमारे गणेश जी की, इसकी बात हो रही गणेश की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि नाक में कौन सा होगा हमारा, रूढ़ शब्द होगा। ठीक, घुड़सवार में यौगिक शब्द हो जाएगा और पोल में हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ किस आधार पर होते हैं हमारे, तो ये रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, जिन शब्दों का खंडन ना हो, अर्थात जिन शब्दों की संधि ना हो, उन्हें कहते हैं आपका रूढ़ शब्द। जो सार्थक शब्दों के मेल से बन जाए उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द, और जो विशेष अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। परिभाषा आती है, जो बोलता हूं आप सुनते रहा करो, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले, बिल्कुल बेसिक, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले, देशज शब्द। ठीक है, उसके बाद होता दो भाषाओं के, दो भाषा के हो जाते तो क्या हो जाते, संकर शब्द। ठीक है, उसके बाद तत्सम संस्कृत वाले हो जाते हैं, और तत्सम का बदला रूप क्या होते हैं हमारे, तद्भव हो जाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है शब्दों की, याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। यहाँ क्या पूछा है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है जो हमारा दिया गया, वह शब्द, ये कौन सा सर्वनाम है हमारा, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद जो शब्द है हमारा, जो जैसा, जैसा करोगे वैसा बरोगे, जो जैसा, जितना उतना। ठीक है, ये कौन सा हमारा, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हमारा, जो है, जो जैसा, दोनों कौन से संबंधवाचक है। उसके बाद जो कौन दिया गया है, ये कैसा आपका, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम से, आपको याद रखने। इसमें पूछा गया था हमारा संबंधवाचक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि वह होता तो निश्चयवाचक, कौन होता तो प्रश्नवाचक, कोई होता तो अनिश्चयवाचक। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पावक शब्द का पर्यायवाची बताना है। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पावक के पर्यायवाची होते हैं हमारे अनल, दहन, कृषाणु, ज्वाला, सूची, बेसवानर, धूमकेतु, ये सब क्या है हमारे। ठीक है, ये पावक के पर्यायवाची है। अब देखो इसमें क्या दे रखा, हुतासन और ज्वाला, दोनों हमारा आग के पर्यायवाची है। ठीक है, दोनों आग के पर्यायवाची है। इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जो भी आपने लगाया होगा वो दोनों शब्द सही हो जाएंगे। ठीक है, तो पावक, अनल, दहन, कृषाणु, ज्वाला, सूची, बेसवानर, धूमकेतु, हुतासन, वायु सखा, क्या हो जाएगा, वायु सखा भी हो जाएगा आपका
ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब आग के पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। हमने पहचान लिया पावक के पर्यायवाची, ये हुतासन भी होगा और आपका ज्वाला भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा, चिरंतन का विलोम शब्द बताना। तो चिरंतन का विलोम शब्द होगा आपका नश्वर। क्या होगा, नश्वर। अलौकिक का क्या होगा, इसका हो जाएगा लौकिक, लौकिक का अलौकिक। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है, इसमें जो दिया गया हमारा नैसर्गिक का क्या होगा, इसका होगा आपका कृत्रिम। उसके बाद आपको बताना है लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपके लिए है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। अर्थात पूरा वाक्य दिया गया है, इसमें हमारा कौन सा अशुद्ध है, देख लेते हैं। जो दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। ठीक है, इसमें क्या गलत है, इसमें दिया गया है प्रातःकाल, ये तो बिल्कुल शुद्ध लिखा है। उसके बाद के समय का दृश्य, फिर उसके बाद दिया गया अत्यंत मनोरम होता है या अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए इसमें जो दिया गया है, ये दे रखा अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह का समय, अर्थात के समय का प्रयोग नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अर्थात तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थात झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। जहां उपमेय और उपमान में निषेधात्मक आरोप लगाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो आरोप किस में लगाए जाते हैं, हमेशा आरोप लगाया जाता है रूपक अलंकार में। और अगर संभावना होता तो संभावना के साथ आ जाता हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन यहाँ पूछा आरोप लगाया जाता है, कौन सा आ जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है, संभावना उत्प्रेक्षा में दर्शाई जाती है। ठीक है, याद रखना कौन सा हो जाएगा हमारा, उपमेय उपमान में आरोप लगाया जाता है रूपक अलंकार। जबकि यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, और जब वो एक से अधिक बार आएगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये किसकी परिभाषा, हमारे यमक अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, संभावना दर्शाई जाती तो उत्प्रेक्षा हो जाता, आरोप लगाया गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला अलंकार, जो अगला अलंकार जो क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। अच्छा, श्रद्धा जो थी वो किस कृति की नायिका है, किस कृति में दी गई थी वो नायिका श्रद्धा। ठीक है, बताना आपको। इसमें देगा कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत या कामायनी। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका थी, तो ये आपकी कामायनी की नायिका थी। कौन, श्रद्धा। और कामायनी किसकी है, तो ये आपको पता है जय शंकर प्रसाद की रचना। कामायनी, इसमें श्रद्धा जो बनी थी वो कृति थी। ठीक है, नायिका थी, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी में प्रकाशित सर्वप्रथम पत्र का नाम बताना है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है। तो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम था आपका उदंत मार्तंड, अर्थात उगता हुआ सूर्य। ठीक, कब प्रकाशित किया गया था, 1826। कहां से प्रकाशित किया गया था, कोलकाता से। ठीक है, उदंत मार्तंड कैसा समाचार पत्र है, तो याद रखना ये हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र था। पूछा गया है उदंत मार्तंड कैसे समाचार पत्र है, साप्ताहिक। किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना जुगल किशोर द्वारा। ठीक है, उदंत मार्तंड किसके द्वारा लिखा गया था, जुगल किशोर द्वारा। कैसा समाचार पत्र है, साप्ताहिक। कहां से प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से। कब, 1826 में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारा, छायावाद के प्रवर्तक अर्थात छायावाद के संस्थापक किसे माना गया है। तो छायावाद का संस्थापक माना गया जयशंकर
प्रसाद को। जबकि अन्य छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा भी आती है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे क्रांतिकारी कवियों में भी आते हैं और छायावादी कवि में भी आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, छायावादी के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। और छायावादी कवि होते कौन है, तो याद रखना जो प्रेम की भावना लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, छायावादी कवि कहते हैं, जो प्रेम पर लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, पूर्व में प्रेषित पत्र, प्रेषित दिया गया, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ यह है कि जब कोई पत्र पहले भेजा गया हो और उसका आंसर ना दिया गया हो तो उसके बाद कौन सा पत्र भेजा जाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण मतलब याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है, तो याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं हम ध्यानाकर्षण पत्र। क्या कहते हैं, ध्यानाकर्षण पत्र। उसका अन्य नाम क्या है आपका, याद रखना, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ध्यान आकर्षण पत्र को रिमाइंडर कहते हैं और ध्यान आकर्षण और रिमाइंडर को क्या कहते हैं, अनुस्मरण पत्र कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अनुस्मारक पत्र होता है याद दिलाने के लिए, इसे ध्यान आकर्षण पत्र भी कहते हैं, इसे रिमाइंडर पत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसी के नाम है याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक पत्र। ठीक है, अन्य नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो पत्र लेखन से क्वेश्चन है, पत्र लेखन से क्वेश्चन हमारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्थात उत्तम पुरुष शैली, जैसे मैं, मुझे, मेरे को, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष शैली है। ठीक है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है। अब देखो देख लेते एक बार जो इसमें दिया गया है। पहला जो हमारा कार्यालय पत्र होता है, जो कार्यालय तक ही सीमित होता है, ये होता है आपका अन्य पुरुष शैली में। किसमें होता है, अन्य पुरुष शैली में। उसके बाद नेक्स्ट ये दिया है अनुस्मारक, इसकी तो अभी हमने बात की थी, क्या बोलते हैं इसे, ध्यानाकर्षण पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ये भी आपका अन्य पुरुष शैली में होता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा उत्तम पुरुष शैली में होता है, ये होता है हमारा अर्ध सरकारी पत्र। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। इसके बारे में जो अन्य चीजें याद रखना कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है आपका व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, अर्थात इसमें मैं शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मुझे शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये व्यक्तिगत होता है, इसमें अपनी व्यक्तिगत राय दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र में ही आपको याद रखना एक वचन का प्रयोग किया जा सकता है, कि एक वचन का प्रयोग किस पत्र में किया जा सकता है, तो याद कह रहा है अर्ध सरकारी पत्र में किया जाता है। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र में ही प्रिय मित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके उत्तम पुरुष शैली में लिखे होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आप गिव अवे की बात कर लेते हैं, जो हमारा गिव अवे है। गिव अवे में जो हमारे क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि होनहार और मेधावी, होनहार और मेधावी में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होंगे या पुरलिंग होंगे। ठीक है, ये बताने। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है कि गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, उसके बाद बताना आपको गुरु का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भाई का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, अन्य में जो आपको बताना है कि एक शब्द होता हमारा रहा, इसका बहुवचन क्या होगा। ठीक है, ये आपके गिव अवे, मैं आपके गिव अवे देखता हूं, गिव अवे देता भी हूं। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में। ठीक है।